हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक प्रेशर आपको बताएंगे और साथ में इलेक्ट्रिक प्रेशर का फॉर्मूला हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इलेक्ट्रिक प्रेशर पहले क्या होता है तुम समझो। उसको समझने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा कंडक्टर है। ये हम मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह का एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर को हमने मान लिया एक बार के लिए क्यू चार्ज दिया होगा। इस कंडक्टर को हमने क्यू चार्ज दे दिया, तो वो क्यू चार्ज कहाँ रिसाइड करेगा? तो जो ये कंडक्टर आपका था, कोई भी चार्ज जो आप कंडक्टर को देते हैं वो उस कंडक्टर के आउटर सरफेस पर रिसाइड करता है। ये आप अच्छे से जानते हैं कि कोई भी जो क्यू चार्ज आप कंडक्टर को देंगे वो कंडक्टर के किस सरफेस पर रिसाइड करेगा? तो कंडक्टर के आउटर सरफेस पर, सबसे बाहरी सरफेस पर रिसाइड करेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम एक चीज़ समझने की कोशिश करो, ये इलेक्ट्रिक प्रेशर आया कहाँ से यार? कैसे इसको समझेंगे कहाँ से आया? तो असल में मान लीजिए ये आपका कंडक्टर था। इस कंडक्टर को हमने क्यू चार्ज दे दिया, तो अगर हम इसको क्यू चार्ज दे देते हैं तो जो क्यू चार्ज होगा, क्या वो क्यू चार्ज इसके सरफेस पर रिसाइड करेगा? अब चार्जेस आपस में इंटरेक्ट करते हैं, या तो उसमें अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर सारे चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा? रिपल्सन होगा। क्या पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे? क्या जब पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो रिपेल करने के वजह से क्या होगा कि उनके बीच में फोर्स लगेगा, और वो जो फोर्स होगा वो फोर्स कहीं ना कहीं कंडक्टर के इस सरफेस पर भी आएगा। वो जो फोर्स होगा भाई, इस पर जो चार्जेस प्रेजेंट है वो चार्जेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। तो इस सरफेस पर ही तो चार्ज है, क्योंकि चार्ज सरफेस पर प्रेजेंट है। चार्ज सरफेस पर प्रेजेंट है, और सरफेस पर प्रेजेंट होने के वजह से, सरफेस पर प्रेजेंट होने की वजह से जब उनके बीच में आपस में रिपल्सन होगा तो जो ये सरफेस होगा उस सरफेस पर भी कहीं ना कहीं खिंचाव महसूस होगा। सही है ना? फिर समझिए कि ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर को क्यू चार्ज दिया, क्यू चार्ज इसके आउटर सरफेस पर रिसाइड किया। क्योंकि सभी चार्ज पॉजिटिव था तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज में रिपल्सन होने लगा। जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज था उस पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज में रिपल्सन होने लगा। मानो यार एक चार्ज यहाँ पर है और एक चार्ज यहाँ पर है, तो अब देखो इसमें इधर की तरफ और इसमें इधर की तरफ क्या होने लगा? रिपल्सन होने लगा। ये इधर की तरफ रिपेल कर रहा है, ये इधर की तरफ रिपेल कर रहा है। तो अब ये चार्ज प्रेजेंट कहाँ पे है? ये प्रेजेंट सरफेस पर ही तो है। तो सरफेस पर चूंकि चार्ज प्रेजेंट है तो जो इन चार्जेस के बीच में जो रिपल्सन होगा, वो रिपल्सन का जो स्ट्रेस है, उस रिपल्सन का जो खिंचाव है, वो सरफेस पर भी तो प्रोड्यूस हो जाएगा। वो सरफेस को भी तो फील होगा। वो जो रिपल्सन होगा वो रिपल्सन सरफेस पर भी तो फील होगा। ऐसा तो आप सोचिए, फील करिए, सोचिए इस चीज़ को कि जब चार्ज खींचेगा तो जो सरफेस होगा वो सरफेस भी तो खींचेगा। और जो सरफेस खींच रहा है, सरफेस पर जो फोर्स लग रहा है, वही फोर्स पर यूनिट एरिया अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक प्रेशर मिल जाएगा। ठीक बात है ना? वही जो फोर्स पर यूनिट एरिया आप कैलकुलेट करेंगे, वही फोर्स पर यूनिट एरिया क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक प्रेशर मिल जाएगा। ठीक है, ये बड़ा ही कोर कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का, बड़ा ही कोर कॉन्सेप्ट है ये इलेक्ट्रिक प्रेशर। कि सर यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों चार्ज में आपस में रिपल्सन होगा। ठीक है ना? समझने की कोशिश करो कि सर मान लेते हैं ऐसा सरफेस था, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चार्ज था, ये भी पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज में ऐसे रिपल्सन हुआ। तो जब चार्ज में रिपल्सन होगा तो भाई चार्ज सरफेस पर ही तो रखा है, चार्ज सरफेस पर ही तो रखा है। तो सरफेस पर जब ये इन चार्जेस में रिपल्सन होगा तो उस रिपल्सन के वजह से सरफेस पर भी तो एक तरह का फोर्स लग जाएगा, एक तरह का खिंचाव महसूस होगा। वही जो फोर्स पर यूनिट एरिया लगेगा, वही फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाएगा? प्रेशर कहलाएगा। उसी को हम इलेक्ट्रिक प्रेशर के नाम से जानते हैं, जिसके एक्सप्रेशन को हम डिराइव करने वाले हैं। तो ये सर जो कंडक्टर था, ये कंडक्टर आपका नॉन यूनिफॉर्म है, है ना? नॉन यूनिफॉर्म है, या फिर ऐसे कहें नॉन सिमेट्रिकल है। अगर नॉन सिमेट्रिकल होगा तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा। अलग अलग जगह पर चार्ज क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है ना? हम क्या करते हैं कि हम बहुत ही छोटी सी एरिया को कंसीडर कर लेते हैं। हमने यहाँ पर एक छोटा सा ऐसा एरिया मान लिया, और इस छोटे से एरिया को क्या माना? डीए माना। आप कहेंगे वेरी स्मॉल एलिमेंटल एरिया, एलिमेंटल एरिया, वेरी स्मॉल एलिमेंटल एरिया। आप हमसे पूछेंगे कि सर आपने वेरी स्मॉल क्यों माना? वेरी स्मॉल इसलिए माना सर क्योंकि ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है ना? नॉन यूनिफॉर्म है। अलग अलग जगह पर चार्ज की डेंसिटी अलग अलग होगी। यहाँ पर सिग्मा 1, यहाँ पर सिग्मा 2, यहाँ पर सिग्मा 3, यहाँ पर सिग्मा 4। हमने क्यू चार्ज जब दिया तो चूंकि ये शेप इसका नॉन सिमेट्रिकल था, इसलिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह अलग अलग हो जाएगा। तो अब कहीं सिग्मा 1 है, कहीं सिग्मा 2 है, कहीं सिग्मा 3 है, तो कैलकुलेट करने में दुविधा होगी, दिक्कत होगी। इसीलिए हमने एरिया को बहुत छोटा मान लिया। जब हम एरिया को बहुत छोटा मान लेंगे तो बहुत छोटा मानने की वजह से हर जगह चार्ज जो
डेंसिटी है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। मतलब कि अगर इतनी दूर का एरिया है तो यहाँ और यहाँ और यहाँ 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 जो है चार्ज डेंसिटी अलग अलग हो सकता है। लेकिन अगर इस एरिया को ही बहुत छोटा कर लो, बहुत छोटा कर लो, तो क्या छोटे से जगह में हर जगह हर एक पॉइंट पर क्या सिग्मा एक बार के लिए लगभग कांस्टेंट हो सकता है क्या? बस उसी ट्रिक के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, बहुत छोटा सा एलिमेंटल एरिया ले लिया। इसी एलिमेंटल एरिया पर हम क्या निकाल लेंगे, प्रेशर निकाल लेंगे। इसी एलिमेंटल एरिया पर हम प्रेशर निकाल लेंगे और हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक प्रेशर का जो है एक्सप्रेशन आ जाएगा। चलेगा, समझ में आया? उसके पहले, इसके पहले वाले डेरिवेशन में हमने आपको एक बात बताया था, क्या बताया था कि किसी भी कंडक्टर के जस्ट बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक को खोल के उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आप समझिएगा कि सर ये छोटा सा एरिया ले लिया और जो कि इस कंडक्टर पे चार्ज है, तो इस कंडक्टर पे जो चार्ज है इसके ठीक बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ठीक बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम तो सर प्रेशर निकालने आए हैं, इलेक्ट्रिक प्रेशर, फिर आप इसको क्यों बता रहे हैं, क्या वीडियो प्रमोट कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं भाई, इसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। इलेक्ट्रिक प्रेशर, इलेक्ट्रिक प्रेशर कितना है सर? इलेक्ट्रिक प्रेशर कोई भी प्रेशर हो भाई, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब बड़े ध्यान से, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक सर, यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा, अब इस छोटे से एरिया पर कितना फोर्स लगेगा वो फोर्स कैलकुलेट कर लें और उसको एरिया से डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही करने वाले हम लोग। तो अब तुम समझना, हम ये मान लेते हैं कि इस वाले एरिया पर dq चार्ज प्रेजेंट है ना, इस एरिया पर dq चार्ज प्रेजेंट है, यानी कि dq चार्ज इज प्रेजेंट ऑन dA। छोटे से एरिया dA पर कितना चार्ज है, dq। तो फोर्स का फॉर्मूला याद है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा, F इक्वल्स टू QE, F इक्वल्स टू QE, F इक्वल्स टू QE। तो dq इंटू E, स्मॉल चार्ज है भैया dq और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E अपॉन एरिया कितना है, dA। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा F इक्वल टू QE, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि एक बड़ी जरूरी बात आपने नहीं जानी यहाँ पर, एक बहुत ही जो डेप्थ वाली कॉन्सेप्ट वाली बात है जो आपने नहीं जानी। आप समझिएगा कि सर मान लेते हैं यहाँ पर कई सारे चार्ज है, एक चार्ज Q है, यहाँ पर Q1 चार्ज है, यहाँ पर Q2 चार्ज है, यहाँ पर Q3 चार्ज है, यहाँ पर हम Q4 चार्ज रख दिए। ये Q1, Q2, Q3, Q4 ये अलग अलग चार्जेस हैं और हमको अगर इस Q चार्ज पर फोर्स निकालना है तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, F इक्वल टू QE। हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, F इक्वल्स टू QE। इस वाले चार्ज पर फोर्स निकालना था इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुझे एक बात बताओ, इस Q चार्ज पर फोर्स कौन कौन लगाएगा, या ऐसे समझ लो, इस ये Q चार्ज किसके किसके इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगा। तो भाई इस Q चार्ज पे Q4 फोर्स लगाएगा, Q3 फोर्स लगाएगा, Q2 फोर्स लगाएगा और Q1 भी फोर्स लगाएगा। सही बात है ना? इस Q चार्ज को Q1, Q2, Q3, Q4 इन चारों की इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्शन मिलेगा, है ना। एक बात बताओ, क्या Q चार्ज खुद अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से अपने आप पर फोर्स लगाएगा क्या? कितनी कंफ्यूजिंग बात है ये। क्या Q चार्ज खुद के अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से खुद अपने आप पर फोर्स लगाएगा क्या? नो सर। यानी कि जो Q चार्ज है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड किससे किससे मिलेगा, Q1 से, Q2 से, Q3 से और किससे, Q4 से। तो आप जानिए कि F इक्वल टू QE वाले फॉर्मूले में E टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्ज एक्सेप्ट दैट ऑन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज बीइंग कैलकुलेटेड। इलेक्ट्रिक फील्ड बाकी सभी चार्ज के वजह से होगा, सिर्फ उस चार्ज को छोड़ के जिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। ये E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्ज एक्सेप्ट दैट चार्ज ऑन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज बीइंग कैलकुलेटेड। ध्यान रखना, हम इसको लिख दें क्या यहाँ पर कि ये क्या है, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल, क्या यहाँ लिखते हैं इसके आगे, ऑल चार्ज एक्सेप्ट दैट चार्ज ऑन विच इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स इज बीइंग कैलकुलेटेड। तो सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड सबके वजह से होगा, सिर्फ उस चार्ज को छोड़ के जिस पर कि फोर्स हमको निकालना है। क्योंकि जब इस Q चार्ज पर हम फोर्स निकालने जा रहे हैं, तो जो Q चार्ज पर जब हम फोर्स निकालने जा रहे हैं तो Q चार्ज को सब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, वो खुद अपने आप को थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आओ कि जब हमने फॉर्मूला लिखा dq इंटू ई, तो हम किस पर फोर्स निकाल रहे हैं, dq पर।
तो हम किस पर फोर्स निकाल रहे हैं, डी क्यू पर, यानी इस छोटे से डी क्यू पर फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर हम इस डी क्यू पर फोर्स निकालने वाले हैं तो इस डी क्यू का फॉर्मूला आपने लिखा एफ इक्वल टू डी क्यू इंटू ई। ये ई क्या है, ये ई है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्ज, सभी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ उसको छोड़ के जिस पर हमें फोर्स निकालना है। तो सभी चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इस डी क्यू को छोड़ के जिस पर हमको फोर्स निकालना है। तो अब क्या हम इस फॉर्मूले में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट वाला फॉर्मूला रख सकते थे सर? क्या हम सर यहाँ पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट वाला फॉर्मूला रख सकते थे? नो सर। क्यों? क्योंकि सर ये फॉर्मूला तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्ज होता है। क्या हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्ज चाहिए? नहीं सर, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, लेकिन डी क्यू को छोड़ के, इस डी क्यू को छोड़ के हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, क्योंकि हम डी क्यू पर ही तो फोर्स निकालने जा रहे हैं, हम डी क्यू पर ही तो फोर्स निकालने जा रहे हैं। तो डी क्यू को छोड़ के बाकी सरफेस के जितने भी चार्ज हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के वहां रखेंगे। अब अज्ञानतावश अगर आपने ऐसा कर दिया, जरा ये देखो इसका यार चार्ज डेंसिटी सिग्मा था, हमने लिखा नहीं क्या? यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी है हम यहाँ लिख देते हैं सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है सर, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब यही छोटा सा लिख रहे हैं क्या, यहाँ लिख देते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, सिग्मा चार्ज है। जो यूनिट एरिया है उस यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, सिग्मा। अगर यूनिट एरिया में सिग्मा चार्ज होगा तो डीए एरिया में कितना चार्ज होगा, सिग्मा इंटू डीए होगा। इस छोटे से एरिया में कितना चार्ज होगा, सिग्मा इंटू डीए। तो बाबू इस छोटे से एरिया के चार्ज को तुमने क्या माना है, डी क्यू। अरे यूनिट एरिया में यहाँ का चार्ज डेंसिटी मान लो सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है, तो अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर होगा तो यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, सिग्मा। तो डीए एरिया में कितना चार्ज होगा, सिग्मा इंटू डीए। डीए एरिया में कितना चार्ज हो जाएगा, तो डीए एरिया में सिग्मा इंटू डीए के बराबर चार्ज होगा। आपको बखूबी समझ में आया होगा ये बात। और इस छोटे से एरिया का चार्ज हमने क्या माना है, डी क्यू। तो डी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा इंटू डीए। अब इस वाले कॉन्सेप्ट को जो बच्चा नहीं समझ पाया अच्छे से, जो अच्छे से ध्यान नहीं दे पाया, वो क्या, वो घबराहट में जल्दीबाजी में क्या करेगा, वो डी क्यू की जगह पर रखेगा सिग्मा इंटू डीए। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड को वो रख देगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अपॉन क्या कर देगा, डीए, डीए से डीए काट देगा और आंसर क्या ला देगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि गलत हो जाएगा सर। क्यों गलत हो गया? क्योंकि आपने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया ना सर। आपको तो इस छोटू डी क्यू पर फोर्स निकालना था। तो जब इस छोटे से डी क्यू पर फोर्स निकालना था तो तुम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे कि डी क्यू को छोड़ के बाकी सबके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे? एक बात बताओ, क्या ये जो डी क्यू वाला चार्ज है ये खुद अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अपने पर फोर्स लगा देगा क्या? एफ इक्वल टू क्यू ई में अगर हम क्यू पर फोर्स निकाल रहे हैं तो क्या ये क्यू खुद अपने इलेक्ट्रिक फील्ड से अपने पर ही फोर्स लगा लेगा क्या? नहीं नहीं, बाकी सब लोग लगाएंगे सर। तो ई क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्ज एक्सेप्ट क्यू। सिर्फ क्यू को छोड़ के बाकी सभी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां पर आपको लिखना था, इसलिए गलत हो जाएगा। तो सही कैसे होगा, अब हम आपको सही करके बताते हैं। इसको मिटा दें क्या यार, इसको भी हटा दें, तुम समझ गए। अब देखो भाई, तो हम तो कह रहे हैं कि सर इस कंडक्टर को देखें तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई इस पूरे कंडक्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर लो। एक हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू छोटा सा डी क्यू, ठीक चलेगा, और एक हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अदर चार्ज। डी क्यू प्लस अदर मिला के पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। कह सकते नहीं कह सकते हैं, हम तो कह रहे हैं कि डी क्यू, ये देखो ये डी क्यू और अदर मिला दोगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। और इसीलिए हमने बताया था टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलेगा क्या, ठीक है ना। और इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी क्यू। तो सर देखिए डी क्यू बड़ा छोटा सा सरफेस है, डी क्यू कुछ ऐसा सरफेस है। और हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि ये जो फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहाँ कैलकुलेट करते हैं, ठीक बाहर, जस्ट आउटसाइड, मतलब निकलते ही तुरंत। मिलीमीटर से भी कम लेंथ होगा, मिलीमीटर से भी छोटा डिस्टेंस होगा यहाँ से, मतलब जस्ट बाहर, ये जस्ट बाहर। तो हम तो ऐसा कह रहे हैं कि ये देखो एक ऐसा एक शीट है और शीट से इस वाले, मतलब ये शीट है, ठीक है ना, ये शीट है और शीट से इस वाले पॉइंट पर ये कुछ इस तरह का एक बार के लिए शीट बन जाएगा ना, शीट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जो यहाँ इस फिगर को हम ऐसे जूम कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस डी है वो वेरी वेरी स्मॉल, बहुत बहुत छोटा है, वो वेरी वेरी स्मॉल, बहुत बहुत छोटा डिस्टेंस है। तो अगर ये डी डिस्टेंस बहुत छोटा होगा एरिया के कंपेरिजन में,
समझना ध्यान ध्यान से भैया, ये जो इस स्क्रीन के इस वाले पार्ट को जूम करिए तो आपको दिखेगा ना, अगर ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इस एरिया से बिल्कुल पास में है, तो इसका मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है, ये डी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बहुत छोटा है और एरिया क्या है, बहुत बड़ा। ये डी डिस्टेंस क्या है, बहुत छोटा है और एरिया बहुत बड़ा है। क्योंकि ये एरिया बहुत बड़ा हो गया डिस्टेंस के मुकाबले, इसी वजह से क्या हम इसको इनफाइनाइट शीट मान सकते हैं क्या? अरे एरिया भाई, एरिया तुम्हारा मान लो मीटर स्क्वायर में है और ये जो डिस्टेंस यहाँ से है वो मिलीमीटर में है, तो मीटर स्क्वायर के आगे तब तो मिलीमीटर बहुत बहुत छोटा हो गया। तो एक तरह से ये बहुत बड़ी सी प्लेट बन जाएगी, बहुत बड़ी सी प्लेट बन जाएगी। एक तरह से इनफाइनाइट शीट जैसा बिहेव करेगा और इस इनफाइनाइट शीट के वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिंपल सरल शब्दों में आप समझिए कि सर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट शीट के ठीक बाहर है, जस्ट बाहर, मतलब डिस्टेंस ना के बराबर है। और डिस्टेंस अगर ना के बराबर है तो इसका मतलब एरिया बहुत बड़ा होगा डिस्टेंस के मुकाबले, और एरिया अगर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, तो इसको हम इनफाइनाइट शीट मानेंगे। और इनफाइनाइट शीट के बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ के एप्लीकेशन में हमने आपको इनफाइनाइट शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सिखाया है। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं उसको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी क्यू, इस डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अदर। बालक इसको सॉल्व करोगे इधर ले जाके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अदर चार्ज कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और हमको यही तो चाह रहा था, हमें यही तो चाहिए था, बस मेरा काम हो गया। अब हम अपने डेरिवेशन को आगे बढ़ाएंगे और अब फटाक से अपना रिजल्ट निकालेंगे। ठीक, हमें डी क्यू को छोड़ के बाकी सबके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इसको सही कर दे, कहाँ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अदर। तो बस इलेक्ट्रिक प्रेशर P बराबर डी क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अदर चार्ज अपॉन डी ए। वैल्यू पुट करिए, प्रेशर 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 प्रेशर, यहाँ पर देखो प्रेशर डी क्यू की वैल्यू कहाँ लिखा है, कहाँ निकाली हमने, ये सिग्मा डी ए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अदर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी ए से डी ए नहीं रहा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सर जी ये आ गया आपका रिजल्ट, P इक्वल्स टू कितना आ गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला किसका है, इलेक्ट्रिक प्रेशर का। और ये एक नंबर डेरिवेशन है, ये इसको समझाने के लिए भी दिमाग चाहिए और समझने के लिए भी दिमाग चाहिए। ऊपर ऊपर से देख रहे होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहले वीडियो में इसी को देखने लगेंगे तो नहीं समझ पाएंगे आप इसको। ठीक सर, देखिए इसमें आपको एक चीज़ और बताएं, एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी होती है, आप समझिएगा। होता क्या है कि किसी भी कंडक्टर पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो सिग्मा होता है, उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना कम होगा, सिग्मा का वैल्यू उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं, कंडक्टर के मान लो ऐसे फॉर एग्जाम्पल ये समझो यार, यहाँ देखो मान लो ऐसा, अब देखो इस वाले पार्ट का रेडियस बहुत कम है, मान लो इस पर तुमने क्यू चार्ज दिया, तो इस वाले पार्ट का रेडियस कम है ना, तो यहाँ पर चार्ज की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यार इसका मतलब कि देखो कुछ इस तरह से होगा, ये समझिएगा, ये इस तरह से पहले बना ले हम, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। आप समझिएगा कि यहाँ पर देखिए सर चार्ज का डेंसिटी क्या है, ज़्यादा, यहाँ पर चार्ज का डेंसिटी क्या है, ज़्यादा, और यहाँ पर चार्ज का डेंसिटी क्या है, कम। क्योंकि ये रिलेशन एक होता है, याद रखना इसको, कि सिग्मा और रेडियस ऑफ कर्वेचर में कैसा संबंध होता है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं कि सर सिग्मा और रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये दोनों चीज़ आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसी वजह से एक चीज़ होता है कि कोई भी जो इलेक्ट्रिकल मशीन बनाई जाती है, उस इलेक्ट्रिकल मशीन का जो पार्ट होता है, कोई भी जो इलेक्ट्रिकल मशीन बनाई जाती है, उस इलेक्ट्रिकल मशीन के पार्ट का कभी शार्प एज नहीं होता, कभी शार्प एज नहीं होगा। जो इलेक्ट्रिकल मशीन होगा, उस इलेक्ट्रिकल मशीन का कभी भी शार्प एज नहीं होता, एज शार्प नहीं होगा। क्यों शार्प नहीं होगा, इसलिए शार्प नहीं होगा कि सर अगर एज शार्प हो जाएगा, तो एज अगर शार्प होगा तो रेडियस क्या होगा, कम होगा, रेडियस अगर कम होगा तो सिग्मा क्या होगा, ज़्यादा होगा, सिग्मा अगर ज़्यादा हो गया तो इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और अगर इलेक्ट्रिक प्रेशर ज़्यादा हुआ तो मशीन का पार्ट वहीं से टूट सकता है, टूट जाएगा।
समझ रहे हो ना, क्या बढ़िया कॉन्सेप्ट बताया तुमको यार हमने, ये क्या बढ़िया बात आपको बताया कि सर सिग्मा और रेडियस ऑफ कर्वेचर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है कि जितना कम होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर कंडक्टर का, उस पर चार्ज का डेंसिटी उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, तो मान लेते हैं सर एक कंडक्टर है इसके पास शार्प एज है, तो अगर शार्प एज होगा तो यहाँ का रेडियस कम हो गया, यहाँ का रेडियस ज़्यादा है, रेडियस कम हो गया तो सिग्मा यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर यहाँ पर गलती से सिग्मा ज़्यादा है तो सिग्मा ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा प्रेशर यहाँ पर बन जाएगा कि ये पार्ट यहीं से क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक बात है ना। इसीलिए कोई भी जो इलेक्ट्रिक मशीन वगैरह बनती है वो मतलब उसका जो पूरा का पूरा कर्वेचर होगा, जो पूरा कर्वेचर होगा उसको यूनिफॉर्म ही रखा जाता है। ऐसा नहीं कि किसी का कर्वेचर बड़ा, किसी साइड से बड़ा करके किसी साइड से बिल्कुल पॉइंटेड कर दें, तो उस केस में इस चीज़ का डर होता है। इसलिए वो यूनिफॉर्म शेप में ही हमेशा बनाया जाता है। समझ गए सर, ये बड़ा ही अच्छा वीडियो था, पढ़ाने में भी बहुत मज़ा आया, उम्मीद है आपको समझने में भी अच्छा लगा होगा। एक बार अगर ना आए तो एक बार फिर से उसको पीछे बैक करिए और बैक करके देखिए, और अगर समझ में सर आ जाए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, यही हमारा मोटिवेशन है। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कैसा लगा। एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।